हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा हिस्ट्री का यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटनेट से वैदिक पीरियड का मैं अभी क्विक रिवीजन करा रही हूँ। इससे पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता और प्रागैतिहासिक काल की क्विक रिवीजन करा दिया है और उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप ये देखने के बाद प्लीज़ वो वीडियो भी देख लीजिए ताकि आपको हड़प्पा टॉपिक और प्रागैतिहासिक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। और मैं सिस्टमेटिक करा रही हूँ कि पहले मैं फैक्ट्स बताती हूँ, फिर मैं उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराती हूँ जो प्रीवियस कई सारे एग्ज़ामों में वो क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जो मैंने पढ़ा वो वाकई में क्वेश्चन भी वैसे ही आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल किसी भी वजह से अच्छा लगता है, अगर आपके पढ़ने में मेरा चैनल हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो, ताकि ऐसे ही अच्छे कंटेंट के वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड कराऊँ, ताकि आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिले। और फ्रेंड्स, अभी तो बहुत सारे स्टेट में वैकेंसी आ भी गई है, बहुत सेंट्रल वैकेंसी भी आने वाली है, जैसे केवीएस, एकलव्य विद्यालय, एनवीएस, बाकी अभी यूजीसी नेट भी जून में होगा। तो उसके लिए भी ये जो फैक्ट है, पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगी, फिर मेडिएवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री। और वैसे ही मेरे मेरे चैनल पे पॉलिटिकल साइंस की भी क्लासेस चल रही है, जिसमें अभी टिल टाइम वो 1000 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है। और इसके अलावा पॉलिटिकल थॉट्स के भी बहुत सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए। अगर आप यूपी के पीजीटी एस्पायरेंट हो, यूपी के पीजीटी या टीजीटी के हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसे तो हर स्टेट के लिए, क्योंकि जहाँ भी अगर आपका सिलेबस तो वही रहता है, मतलब ज़्यादातर सिलेबस तो सेम ही रहता है। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें अलग रहती हैं, तो वो तो आप अपने स्टेट के सिलेबस से अपने एक बार गो थ्रू हो जाओ, उसके हिसाब से फिर आप टॉपिक वाइज जैसे देखो, जब भी आप प्रिपरेशन करो तो जो भी आपका मेन टारगेट है, जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका सबसे पहले आप सिलेबस रख लो। तो उससे सिलेबस से मिलाओ कि आपका सिलेबस और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ कंटेंट वो मैच कर रहा है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू करो और देखो, और तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वैदिक का मैंने करा चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ इसके बाद वो भी वीडियो आप प्लीज़ ज़रूर देख लेना, तब एक सिस्टमेटिक आपके माइंड में भी, देखो कोई भी टॉपिक अगर स्टार्टिंग से पढ़ो तो आपके माइंड में सिस्टमेटिक उसका वो बैठ जाता है। और फिर ये जैसे ही वैदिक का ये फैक्ट ख़त्म होगा, वैसे ही मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू कराऊंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका। देखो, ऋग्वेद, यहाँ तक मैं पिछली क्लास में करा चुकी हूँ, इसलिए मैं फिर से दोहराऊंगी नहीं। देखो, ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में न होकर अपितु ईरान में हुआ था। तो ऋग्वेद का जन्म जो क्या है, उत्तर पश्चिम में न होकर ईरान में हुआ था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कौन बोले थे? मैक्स मूलर बोले थे। भारतीय संस्कृति का आधारशिला किस वेद में रखी गई है? ऋग्वेद। सर्वप्रथम स्तूप शब्द की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है? सब पहले स्पूत की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त हुई है। आगे है, ऋग्वेद किन सूक्तों में भारतीय नाटक की अंकुरण अवस्था का होना माना जाता है? संवाद सूक्त। अगला है, ऊंट का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध किसे माना गया है? पशुओं की चोरी। ऋग्वेद आर्य और हड़प्पा लोगों के एक ही थे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने बोला? बी लाल ने बोला। ऋग्वेद सभ्यता वह तत्व है जिसकी उपनिषद ऋषियों ने आलोचना की या याज्ञवाद की। अवेस्त और ऋग्वेद में समानता और अवेस्ता ग्रंथ किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से।
अब है हम वैदिक का हो गया, अब हम उत्तर वैदिक के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक लिख के आप प्लीज देखो, कुछ चीजें अगर आपको पता है तो कुछ चीजें तो नोट डाउन नहीं करो, अगर नहीं पता है वो नोट डाउन करो, और नहीं तो 1 से 2 बार तो पहले मेरी वीडियो सुन लो, फिर जब तीसरी बार आप वीडियो सुनने जाओगे तो आपको जो जो ध्यान नहीं होगा, देखो जब मैं जो चीज़ जैसे आपको इसमें तो सारा कुछ फैक्ट है, तो कितना आप लिखोगे, तो इसको 2 से 3 बार आप सुनो। पहली बार तो नॉर्मल वॉल्यूम में सुनो, फिर स्पीड बढ़ा के, यूट्यूब में ये है फैसिलिटी कि आप स्पीड बढ़ा के सुन सकते हो, तो आप स्पीड बढ़ा के 2 से 3 बार सुन लो। कुछ भी काम करती हुई, अगर आप हाउस वाइफ हो तो खाना बनाते हुए अपना कान में लगा के 2 से 3 बार सुन लो। फिर जब आप सुनो तो जब आपको लगे कि हाँ ये सब मुझे याद हो गया, तो उसको नोट डाउन नहीं करो, जो चीज़ आपको नहीं याद हो रही है उसको आप एक नोटबुक पे नोट डाउन करो। और ताकि आपका ना जैसे एक नोट भी, जो नोटबुक भी होगा उसमें भी आपको टॉपिक वाइज आपकी एक नोट्स तैयार हो जाएगी, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप हमेशा तो वीडियो नहीं देखोगे पूरी, किसी की भी वीडियो आप देखते होगे तो वो तो पूरी वीडियो नहीं देखोगे एग्ज़ाम से 2-4 दिन पहले, वो तो आपका जो सेल्फ नोट्स होगा, अपना नोट्स होगा जो आपने अपनी हैंड राइटिंग में अपनी समझ से लिखा है उसे ही दोहराओगे। तो इसलिए नोट्स, मैं बोलती हूँ ना, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। कोई कि जब आप एग्ज़ाम के टाइम में कितना भी आप पढ़ लो, एग्ज़ाम के टाइम में एक बार पूरा रिवीजन करने से एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो ताकि आप एग्ज़ाम में आप कोई गलती ना कर पाओ। तो आप 2 से 3, देखो ये वाला फैक्ट वाला जो है वीडियो मेरी, उसमें 2 से 3 बार आप प्लीज़ सुन लो इस वीडियो को, उसके बाद फिर आप नोट डाउन करो। फिर जब मैं MCQ भी कराऊंगी उसके बाद फाइनली आप देखो कि हाँ क्या चीज़ मुझे याद नहीं हो पा रहा, उसको आप लिख लो, और उसको लिख लो और फिर 3-4 बार आप पढ़ लो, फिर आप वीडियो देखो या क्वेश्चन सॉल्व करो, तो आपको क्या नहीं याद हो रहा, अगर लग रहा है चलो वो भी याद हो गया तो वेल एंड गुड। अब है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो सामान्य परिचय, ऋग वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति कहते हैं। ऋग्वेद के आधार पर विकसित संहिता ग्रंथ कौन कौन सी, ये भी देखो, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। ठीक है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ, उपनिषद के विकास को जिस काल में अंतर्गत रखा गया उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। अब बस सुनते जाओ 2 से 3 बार, आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार सप्त सिंधु से आगे बढ़कर कहाँ तक हो गया, तो गंगा यमुना दोआब के उत्तर भाग तक। सतपथ ब्राह्मण से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में वैदिक सभ्यता का प्रसार हुआ था पूर्व गंडक नदी तक। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृत भांड का प्रयोग किया गया, देखो मैंने जो प्रागैतिहासिक काल कराई थी उसी के चैप्टर में लास्ट में सारे मृत भांडों के बारे में बताया गया। तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो जो प्रागैतिहासिक क्विक रिवीजन का फर्स्ट सेकंड नहीं सेकंड या सेकंड वीडियो होगी वो आप देखना, उसमें आपको सारे हर जगह का कैसे कैसे मृत भांड थे उससे रिलेटेड उसमें सारा कुछ दिया गया है, बताया गया है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो सुन लेना। उत्तर उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिवकुल कुद क्रौच मैनाक पर्वत का उल्लेख मिलता है, जो पढ़ते हैं कहाँ पे पढ़ते हैं, पूर्वी हिमालय में। अथर्ववेद में मगध के निवासियों को क्या कहा जाता है, व्रात्य व्रात्य। अब उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक संगठन कैसा था, देखो राष्ट्र राज्य का उद्भव किस काल में हुआ, देखो राष्ट्र और राज्य का उद्भव हमें उत्तर वैदिक काल में हुआ। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देता है, उत्तर वैदिक काल में, ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस पर आधारित था, वंशानुगत राजतंत्र। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में राजा क्या उपाधि धारण करते थे, ये ऊपर भी दिया गया, सम्राट करते थे, एकराट करते थे, अधिराज करते थे, जिस जिस दिशा में थे ना वो अलग अलग उनका नाम था। उत्तर वैदिक, देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, ऊपर दिया गया देखो क्या था, पूर्व में सम्राट साम्राज्य या सम्राट बोलते थे, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज और मध्य में राजा बोला जाता था।
देखो, उत्तर वैदिक काल में राजा अपनी शक्ति विस्तार हेतु किन यज्ञों का आयोजन करते थे? राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में किन दो प्रांतीय पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं? स्थपति और सतपति। शतपति। उत्तर वैदिक काल में सीमांत प्रदेश का प्रशासक अथवा न्यायाधीश क्या कहलाता था? स्थपति। उत्तर वैदिक काल में 100 ग्रामों के समूह का आधिकारिक क्या कहलाता था? सतपति। सत मतलब 100, पति मतलब उसका अधिकारी। समाज। उत्तर वैदिक काल में पारिवारिक स्थिति कैसी थी? तो संयुक्त परिवार पर आधारित प्रतिसत्तात्मक था। उत्तर वैदिक काल में किस वर्ण को शिक्षा का अधिकार नहीं था? शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा का आधार क्या था? जन्म। ठीक है, आप जिस के घर जन्मे हो उसी जाति से होता था। ठीक है। उत्तर वैदिक कालीन समाज में स्त्री की दशा कैसी थी? देखो, वैदिक काल में तो स्त्रियों की दशा काफी अच्छी थी, बट जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया तो स्त्रियों की दशा खराब होने लगी। तो देखो, समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, उतनी नहीं थी जितनी वैदिक काल में। देखो, यहाँ अब बाल विवाह होते थे तो कहाँ अच्छी थी? अच्छी नहीं थी। बहुविवाह, विधवा विवाह का प्रचलन था। स्त्रियों में पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी। वे उत्सवों एवं धार्मिक समारोह में भाग ले सकते थे। तो जैसे मतलब वैदिक काल में काफी अच्छी थी, उससे थोड़ा वो कम उत्तर वैदिक काल में था। अर्थव्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति किस पर निर्भर थी? पहले तो कृषि और पशुपालन ही होगा। उत्तर वैदिक काल में किन फसलों का उत्पादन करते थे? देखो, जौ, चावल, मूंग, उड़द, तिल, गेहूं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार व वाणिज्य की दशा कैसी थी? व्यापार वाणिज्य उन्नत स्थिति में था। उत्तर वैदिक काल में उधार लेने वाले के लिए किस शब्द का उल्लेख है? कुसूदी। कुसूदी। उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में माप की विभिन्न इकाई क्या कहलाती थी? निष्क, सतमान, पाद, कृष्णाल। आगे है, उत्तर वैदिक काल में बाट की मूलभूत इकाई क्या कहलाती थी? कृष्णाल। रैतिकता का तथा गुंज भी इसी के समान थे। वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का? उर्वरा। उत्तर वैदिक काल में निष्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो व्यापार विनिमय के माध्यम निष्क का प्रयोग सिक्के के रूप में किया जाता था। अब है उत्तर वैदिक काल में व्यवसायों की सूची। स्वर्णकार, रथकार, चर्मकार, जुलाहे, रजुकार, रजक, मछुए, लुहार, नायक, नर्तक, सूत, व्याघ्र, गोप, कुंभकार, वैद्य, ज्योतिष, नाई। धर्म। वैदिक काल में देवताओं के पुरोहित किसे माना जाता है? बृहस्पति को माना जाता है। बृहस्पति को माना जाता है। फिर वैदिक धर्म के विषय में सत्य कथन। वैदिक मंत्र विविध देवताओं का स्तुति गान करते हैं और साथ ही विश्व देवी के रूप में संयुक्त है। सत्य एक है और ऋषि उसे विविध नामों से अभिहित करते हैं। वैदिक ऋषि प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते प्रतीत होते हैं। उत्तर वैदिक काल में किन देवताओं का महत्व बढ़ गया? तो प्रजापति, विष्णु, रुद्र, शिव का बढ़ गया। जैसे वैदिक में इंद्र का ज्यादा था, अग्नि, इंद्र, तो अब उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, विष्णु और रुद्र, शिव की बढ़ गई। अब देखो, वेद से रिलेटेड तो आप सब वेद के बारे में दिया गया है, तो देखो उससे रिलेटेड ऋग्वेद लिख लो और उससे जो जो मेन चीज है वो आप नोट डाउन कर लो, या तो एक बार अभी नोट डाउन करो, आप सुन लो, 3-4 बार सुन लो, जो आपको याद ना रहे वो आप नोट डाउन कर लेना। देखो, यजुर्वेद का क्या आधार था? स्त्रोत और कर्मकांड। ठीक है। यजुर्वेद में यजुर शब्द का क्या अर्थ होता है? बलिदान।
यजुर्वेद किस शैली में लिखा गया? गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है। यजुर्वेद के कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहते थे? अर्धवयु। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। ईशोपनिषद में क्या वर्णित है? आध्यात्मिक चिंतन। शुक्ल यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं हैं कण्व, मध्य दिन। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को क्या कहते हैं? वाजसयनी। अगला है कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं क्या? तैत्तिरीय, कांटक, मैत्रायणी, कपिस्थल। अगला यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ। अब यजुर्वेद से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ हैं? देखो, सबसे संबंधित ये सारे ग्रंथ हैं। उनके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, उनके आरण्यक होते हैं, उनके उपनिषद है। तो यजुर्वेद से संबंधित होते हैं तैत्तिरीय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, तैत्तिरीय अरण्यक है, शतपथ अरण्यक है, तैत्तिरीय उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है, ईशोपनिषद है, मैत्रायणी उपनिषद है, कंठोपनिषद है, श्वेताश्वर उपनिषद है। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? शुक्ल यजुर्वेद का। शतपथ ब्राह्मण का विषय क्या है? पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन, कथा, पुरुरवा, उर्वशी आख्यान तथा पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन। शुक्ल एवं कृष्ण के रूप में ज्ञात दो संस्करण किस वेद से संबंधित है? ये यजुर्वेद से संबंधित है। मैत्री संहिता का संबंध किससे है? यजुर्वेद से है। राष्ट्रीय यज्ञ संबंधी अनुष्ठान का उल्लेख किस वेद से? यजुर्वेद से है। यजुर्वेद किस संहिता में केवल सूक्त और गद्य नहीं है? वाजसयानी में। यजुर्वेद के मंत्रों में से देवताओं का आवाहन करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? याज्ञिक या अर्धवयु। सर्वप्रथम किस वेद में हिरण्यकार शब्द का उल्लेख है? यजुर्वेद में। किस वेद में आहूत बलिदान संबंधित सूत्र है? अब इसका अर्थ ही होता है, दिया गया यजुर का अर्थ ही होता है बलिदान, तो इसका अर्थ यजुर्वेद में है। अब है सामवेद। तो सामवेद के बारे में करवा देते, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करवाएंगे। देखो सामवेद में क्या है? सामवेद का अर्थ है संगीत और गायन। सामवेद किस विषय के संदर्भ में मंत्रों का संग्रह है? यज्ञ के अवसरों पर गाए जाने वाले मंत्रों का। ठीक है। सामवेद में मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहितों को क्या कहा जाता था? उद्गाता। उद्गाता कहते थे। सामवेद कुल कितनी ऋचाएं हैं? 1875 ऋचाएं हैं। सामवेद प्रमुख शाखाएं क्या है? कौथुमीय, नायनीय, जैमिनी। सामवेद के ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तांडेय ब्राह्मण, महाब्राह्मण, षष्ठी विश्व ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। फिर सामवेद के अरण्यक क्या है? छांदोग अरण्यक और जैमिनी अरण्यक। फिर सामवेद के उपनिषद क्या है? छांदोग उपनिषद, जैमिनी उपनिषद। सामवेद का संकलन किस वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर है। ठीक है। किस वेद में संगीत का वर्णन है? सामवेद में। राण्यनीय संहिता किस वेद से संबंधित है? सामवेद से। 10 पाठकों में निदान सूत्र किस एक वेद से संबंधित है? सामवेद से। तो फ्रेंड, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे का पार्ट देखेंगे। अगर आपको किसी वजह से ये हेल्पफुल लग रही है ये वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, और जब आप सब्सक्राइब करो तो प्लीज़ बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं अपनी वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ अपने फ्रेंड में भी शेयर करना। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।